Good afternoon, everyone. Uh, Thank you so much for the warm response you have given, the valuable feedbacks you have given to my previous lecture. I had requested all of you to comment about how you want us to proceed further in terms of dealing with this daily newspaper analysis, and almost all of you have appreciated our efforts, and that has encouraged me and the whole team to proceed further with same format, make it more engaging and contribute even more towards your preparation. तो आप लोगों ने जो पर्सनली मैसेज करके भी और कमेंट्स में भी जो कहा है कि ये ज़्यादा बेटर फॉर्मेट है, तो हम लोग उसको ही फॉलो करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे, कुछ इंटरेस्टिंग मैसेजेस थे, तो उसमें से एक दो मैसेज के साथ हम लोग थोड़ा डील कर लेते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स टेक्स्टेड मी सेइंग कि एनालिसिस अच्छा था, बट हम लोग 5 ही आर्टिकल क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में 5 आर्टिकल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स होता है, तो हम लोग सारे आर्टिकल क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन तो काफ़ी काफ़ी लेजिट है ना। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि why are we choosing only 5 articles, why not choosing 10 or 15 or 30, like why are we not discussing every article। तो इसका कॉम्प्लिकेटेड जवाब भी हो सकता है, इसका सिंपल जवाब भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड जवाब ये होगा कि यार पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 3 घंटा 2 घंटा अगर पढ़ने के लिए लगते हैं तो उसका लेक्चर 3 घंटे का हो सकता है, 2.5 घंटे का, 2 घंटे का हो सकता है। और जो सिंपल आंसर है कि इज इट रिक्वायर्ड, क्या इसकी ज़रूरत है, तो सिंपल आंसर इज नो, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि हर आर्टिकल को डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। एक प्रिपरेशन में एक एस्पेक्ट आता है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट वर्क, है ना। आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड वर्क यू शुड डू स्मार्ट वर्क। आई कम फ्रॉम द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। आई से कि हार्ड वर्क इज एज मच नेसेसरी एज स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करना पड़ेगा। तो इस प्रोसीजर में, इस जर्नी में, फ्रॉम बीइंग एस्पायरेंट टू अचीवर्स, व्यक्ति का बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है ना। और बुद्धिमान होना बहुत सिंपल होता है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। मैं चलो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। मैंने ये कहानी सुनी थी ओशो से, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सवाल था कि बुद्धिमान कौन है, कैसे पता चलता है, एक्सेट्रा। तो एक किस्सा था, हमारी भारत में एक रूरल जगह में एक बहुत होशियार नेता थे जिनका एक भाषण होना था, पॉलिटिकल रैली। तो वो गए भाषण देने के लिए। आपको तो पता है नेता कैसे भाषण देते हैं, लेकिन उस दिन भाषण के सभा में कोई था ही नहीं, सिर्फ एक फार्मर था। देयर वाज जस्ट वन फार्मर सिटिंग इन दैट सभा। तो नेताजी थोड़े अस्वस्थ हो गए, यार एक ही फार्मर है, एक ही है, मुझे तो सभा की इतनी आदत है हजारों लोगों की, तो मैं क्या भाषण दूँ इसे। तो उन्होंने फार्मर से पूछा कि भाई आप बताओ क्या करना चाहिए। फार्मर बोला कि मैं क्या आपको बताऊं सर, मैं एक सीधा साधा फार्मर हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैं गायों के लिए चारा लेकर जाता हूँ, तो अगर मैं 20 गाय का चारा लेकर मैं खेत में जा रहा हूँ, लेकिन वहां पे अगर मुझे एक ही गाय मिलती है तो मैं उसको भी खिला देता हूँ, मैं उसको चारा दे के आ जाता हूँ। तो नेताजी को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिला कि यार एक हो या 10 हो या 20 हो या 1000 हो, जिस चीज के लिए आए हो वो करनी चाहिए। तो नेताजी ने भाषण दिया, बहुत बढ़िया से कंटेंट रिच एकदम भाषण दे दिया, वैल्यूएबल इनपुट दिया, सब दिया बढ़िया। 1 1.5 2 घंटा भाषण देने के बाद भाषण खत्म हुआ, फार्मर ने तालियां बजाई, अकेला था। तो जाते हुए फार्मर से पूछा कि आप काफी बुद्धिमान प्रतीत होते हो, आप बताइए कैसा लगा आपको हमारा भाषण। तो फार्मर ने कहा, सर मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, खेत में जब 20 गायों का चारा लेकर जाता हूँ
तो अगर एक भी गाय है तो मैं उसको चारा खिला देता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वहां पे एक गाय है इसलिए उसको 20 गायों का चारा नहीं खिलाता। दैट इज बुद्धिमत्ता। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस दोनों में से इंटेलिजेंट कौन था। जो खुद को सीधा साधा फार्मर बता रहा था वो इंटेलिजेंट था, या जो नेता थे वो इंटेलिजेंट थे? बात उतनी ही है। आपको हर रोज 50 आर्टिकल कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन 5 और 4 और 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एनालाइज देम, उसका पूरा निचोड़ अपने शरीर में ले लो, अपने पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर दो, अपने नॉलेज में ऐड कर दो, और ये हर रोज करते रहो। अगले 365 days if you are following daily newspaper analysis, every day if you are focusing on 5 quality reach articles, तो आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, इंस्टेड ऑफ लाइक रीडिंग 50 आर्टिकल्स और 40 आर्टिकल्स एवरी सिंगल डे, है ना। तो इसीलिए पूरा न्यूज़पेपर डिस्कस करने का लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि उससे जो न्यूट्रिशनरी जो डेंस कंटेंट आपके भीतर जाना चाहिए डेली बेसिस पे, वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, let's start. So today is 15th September, and we have chosen these 5 articles from our regular newspaper sources, standard newspapers of the Hindu, excuse me, the Assam Tribune and the Indian Express. ये 5 आर्टिकल जो है, those are prepared from the perspective of UPSC and APSC, both prelims and mains. ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी के बारे में है, बायो इथेनॉल प्लांट के बारे में है। सेकेंड इज अबाउट फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। थर्ड इज अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बारे में कि आईआर और इकोनॉमिक्स के कोरिलेशन में है। फोर्थ इज अबाउट स्कार्बोरो शोल, आईआर एंड एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में है ये। And fifth is from the domain of polity and governance, Supreme Court and presidential references. ये 5 आर्टिकल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डिस्कशन आप you would have become much better informed person, you would have become much better known person in terms of the content. ठीक है, चलिए, तो we'll move forward. My name is Mayur and I'm senior faculty at CSAP, and henceforth I'll be taking care of the analysis of daily current affairs, important articles. This is our Telegram channel. You may consider joining it by scanning it, and you'll get access to the important informatics or informative PDFs. Before I move further, a little bit about us. We would be starting APSC and UPSC foundation batch. ये मोस्ट suited है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए. We have expert faculties who have earned a reputation of fulfilling dreams of more than 700 officers. ठीक है, so here is the list that we just discussed about. Let's jump on to the first article of the day. हुआ क्या है, छोटा सा बैकग्राउंड. इथेनॉल जो है वो नेचर फ्रेंडली फ्यूल है. बायो इथेनॉल मतलब जो बायोलॉजिकल सोर्सेस है, ऑर्गेनिक सोर्सेस से जो इथेनॉल बनेगा वो उसे कहते हैं बायो इथेनॉल. ठीक है, बायो इथेनॉल के डिफरेंट जनरेशन है. फर्स्ट जनरेशन बायो इथेनॉल, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, वो आप एनवायरमेंट में पढ़ते हो. थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं. जो फर्स्ट जेन होता है ना, मतलब फर्स्ट 1G कहते हैं उसको. फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल जो है वो जो ईटिंग फूड्स है, खाने के जो पदार्थ है, खाने के जो क्रॉप्स है, जो ईटेबल क्रॉप्स है, उनसे बनता है. जो सेकंड जन है और थर्ड जन है, फोर्थ जन है, वो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है. मतलब सेकंड जन में आपके लिग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनसे बनेगा, फिर बाद में आपका अलगी से बनेगा, फिर बाद में आपके बायोटेक्नोलॉजिकली इवॉल्व स्पीशीज से बनेगा. ऐसे जनरेशन बढ़ते जाता है. ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दुनिया का, आई एम रिपीटिंग विथ utmost respect, that world's first ever, दुनिया का पहला
सेकेंड जनरेशन बायोइथेनॉल प्लांट इंडिया में एस्टेब्लिश हो रहा है, एंड इट इज गेटिंग एस्टेब्लिश नन अदर देन इन असम। असम में ये दुनिया का पहला सेकेंड जेन बायोइथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट असम में लॉन्च हो रहा है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है हमारे एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब ये कहाँ हो रहा है? सो न्यूज का कंटेक्स्ट ये है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाज इन नॉर्थ ईस्ट फॉर कपल ऑफ डेज। आपने उनकी कंटिन्यूसली न्यूज देखी होगी। सो ही इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट, दुनिया की पहली जो सेकेंड जेन है, मतलब 2G जिसे कहते हैं, सेकेंड जनरेशन बायोइथेनॉल प्लांट एट नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जो गोलाघाट में है, असम में है ना, गोलाघाट में वो, उसको इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर जी ने, एंड ही लेड द फाउंडेशन फॉर पॉलीप्रोपिलीन प्रोजेक्ट। अब पॉलीप्रोपिलीन क्या है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। पॉलीप्रोपिलीन एक प्लास्टिक मटेरियल है, बट इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ये समझिए कि ये दो प्रोजेक्ट का उन्होंने इनॉग्रेशन किया कंबाइंड। These both the projects are extremely significant for what? India's energy security and to emphasize upon Atmanirbhar Bharat for rural economy and for sustainable development goals. SDG जो इंडिया ने फॉलो करने का प्लान किया है उसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा। इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर 2G bioethanol plant, second generation bioethanol plant is established in Assam. Okay. ये इसके कुछ की पॉइंट्स है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि ये जो एस्टेब्लिश हुआ है नुमलीगढ़ में, इट इज बिल्ड बाय द आसाम बायोइथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड and the cost of the project is around 5,000 crores. ये जो प्रोजेक्ट है that has been supported under PM जीवन योजना। PM जीवन योजना, ये PM जीवन योजना 2019 में लॉन्च हुआ था। इसका पर्पस था कि जो जैव ईंधन है, मतलब जो बायोलॉजी से डिराइव्ड फ्यूल्स है, उसको प्रमोट करना है ना। तो इट इज जैव ईंधन, मतलब PM जीवन का फुल फॉर्म है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल अवशेष निवारण फ्यूल। ठीक है, वातावरण अनुकूल अवशेष मतलब जो भी हम लोगों ने प्रोड्यूस किया हुआ है उसका जो बचा हुआ क्रॉप होता है, जो सड़ जाता है, जो फेंका जाता है ना, ये जो खराब होकर सड़ने गलने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर काम करके बायोइथेनॉल बनाया जाएगा। ये PM जीवन का आइडिया था, उसको अब अपडेट किया गया है। जो 2019 में आया था उसको अपडेट किया गया है, और जो नया सेकेंड फेज है उसका दैट इज गोइंग टू रन टिल 2028-29, 10 साल तक ये प्रोजेक्ट रन होगा। उसके अंडर इस बायोइथेनॉल प्रोजेक्ट प्रोडक्शन का प्लांट को एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, ये जो PM जीवन योजना है ना, दिस इज फॉर द एडवांस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन। जैसे एडवांसमेंट में मैं जैसे पहले बता रहा था कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस लेवल पे है। जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन, ये जो हम लोग जनरेशन की बात करें, ये अभी सिर्फ साइंटिफिकली डेवलप किए गए, उसको अभी प्रोडक्शन में कन्वर्ट नहीं किया गया। फर्स्ट एवर अटेम्प्ट ऑफ कन्वर्टिंग दैट साइंटिफिक नॉलेज टू द प्रोडक्शन प्रोसीजर इज हैपनिंग इन असम, वो सेकंड जन के लिए। इसमें क्या यूज होगा? सो 5 लाख टन, 5 लाख टन का बैम्बू एनुअली यूज किया जाएगा टू प्रोड्यूस 50,000 टन ऑफ इथेनॉल। 50,000 टन इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए 5 लाख टन ऑफ बैम्बू का यूज किया जाएगा। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स है ना, उसके जो फाइबर है उसको कन्वर्ट करके यूज किया जाएगा। इसका इथेनॉल के बारे में आप रिसेंटली सुन रहे होंगे कि E5, E10, E20 ये सब चल रहा है ना, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। अभी रिसेंटली ऑनरेबल मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी सर, उन्होंने E20 को इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। E20 क्या है?
जो आपका पेट्रोल है उसमें 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। उससे होता क्या है, इथेनॉल मिलाने से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। नेगेटिव ये है कि शायद आपका जो माइलेज है व्हीकल का वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इंजन थोड़ा कम पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके वजह से जो हमारा 100% डिपेंडेंसी है बाहर से लिए हुए पेट्रोल के ऊपर वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि 20% आप होम मेड इथेनॉल को उसमें ब्लेंड कर रहे हो, है ना। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग का अनदर बेनिफिट क्या है कि आज तक कल तक जो फार्मर जो थे, जो सिर्फ कल तक अन्नदाता थे, ये आई एम बोरोइंग दिस स्टेटमेंट फ्रॉम ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट यूज किया और मैं उनका बोरो कर रहा हूँ। आई एम कोटिंग हिम, ही सेड कि हमारा जो फार्मर है वो आज अब तक सिर्फ अन्नदाता था, इसके बाद वो ऊर्जादाता भी बनेगा। मतलब टिल नाउ farmers were source of food, but now they will become a source of energy. Why? Because your 20% जो इथेनॉल ऐड होने वाला है that will come from the crop production, शुगर केन प्रोडक्शन, बीट प्रोडक्शन, जो एक्सेसिव होता है, जो शुगर में नहीं कन्वर्ट होगा उसको यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन की बात है, सेकंड जनरेशन में बैम्बू का यूज हो रहा है, ठीक है। अब ये जो स्पेशलिटी इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट की जो आसाम में बन रहा है ये है कि इसमें जीरो वेस्ट पॉलिसी है। आई एम रिपीटिंग वेरी रिस्पॉन्सिबली, इस प्लांट से देयर विल बी अ जीरो वेस्ट पॉलिसी, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। जो इथेनॉल बन जाएगा उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट बच जाएंगे, जो भी बच जाता है उसका क्या होगा, उसका होगा एक फरफ्यूरल नाम का सब्सटेंस बनता है जो बहुत ज्यादा डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। फिर बनेगा एसिटिक एसिड, फिर मिलेगा बायोचार। बायोचार का मतलब होता है कि चारकोल जो कोयला होता है, जो ऑर्गेनिक कोयला, बायोचार, उसका हीट जनरेटिंग पर्पसेस के लिए उस बायोचार का यूटिलाइजेशन होगा। देन विल गेट एक्टिवेटेड कार्बन एंड अलोंग विद दैट 25 मेगावाट ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी होगा। So if you notice, there is not even a single percentage of the material जो वेस्ट जाएगा, either biochar, either acetic acid, either electricity generation, either activated carbon, कुछ ना कुछ में वो कन्वर्ट हो ही जाएगा, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा। इस प्लांट के कुछ बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। व्हाट आर दोज एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स? वो है एक, जो जिस जगह पे ये प्लांट डिप्लॉय किया गया है, जहां पे प्रोडक्शन होने वाला है, वो लार्जली रूरल एरिया है ना, पेरी अर्बन रूरल एरिया में जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगी उस एरिया में जनरेट होगी। सो इट इज गोइंग टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी बाय ऑलमोस्ट 200 करोड़ एनुअली। 200 करोड़ का लार्ज ईयरली इम्पैक्ट पड़ेगा लोकल रूरल इकोनॉमी के ऊपर। जो इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, बाहर से जो क्रूड ऑयल मंगाता है, उसमें भी बचत होगी, क्योंकि बायोइथेनॉल जो प्रोड्यूस होगा वो तो पेट्रोल में ही जाएगा, मतलब फ्यूल में ही जाएगा। 20%, 5%, 10% जो भी हो, उससे भी पैसा बचेगा। कितना बचेगा? इट विल सेव अराउंड 230 करोड़ पर ईयर, जो बहुत बड़ा मनी है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 200 करोड़ का एनुअल बेनिफिट आएगा और 230 करोड़ बच जाएंगे, तो इन टोटल आपके लगभग 450 करोड़ रुपए सेव हो जाता है। इसके अलावा ये जो प्रोडक्शन यूनिट है, इट इज गोइंग टू क्रिएट 5000 जॉब्स, 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एंड दिस 5000 जॉब्स विल हैव इम्पैक्ट ऑन 50,000 हाउसहोल्ड्स, 50,000 घरों के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा जो बैम्बू यूज होने वाला है ना, वो जो इनपुट एज ए इनपुट जाएगा, अलोंग विद दैट 12,500 हेक्टर में ग्रीन सिंक, जो कार्बन एमिट होने वाला है प्रोडक्शन में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 12,600 हेक्टर में बैम्बू प्लांटेशन अगेन किया जाएगा। इट विल एक्ट एज अ कार्बन सिंक, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इट विल एक्ट एज अ कार्बन सिंक। द सेकंड प्रोजेक्ट विच वाज इन न्यूज ड्यूरिंग दिस इनॉग्रेशन वाज, मैंने यहाँ पे लिखा था ना, पॉलीप्रोपिलीन प्रोडक्शन। पॉलीप्रोपिलीन क्या है? द मोमेंट द वर्ड इज पॉली मेंशन, इट मींस इट्स अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिक, पॉलीप्रोपिलीन। सो ये इसी लोकेशन पे, एनआरएल पे ही इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अराउंड कॉस्ट इज अराउंड 7,000 करोड़, 7,000 करोड़ के आसपास इसका प्रोडक्शन कॉस्ट जाने वाला है।
60 KTPA कैपेसिटी, 60 KTPA, KTPA का फुल फॉर्म है किलो टन्स पर एनम, 60 KTPA किलो टन्स पर एनम, इट्स अ ह्यूज कैपेसिटी। ये मीडियम कैपेसिटी के ब्रैकेट में नहीं आता, इट्स अमंग द हाईएस्ट कैपेसिटीज, है ना, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज जो है उसमें इस कैपेसिटी का प्रोडक्शन होता है। 60 KTPA किलो टन पर एनम, हर साल 60 किलो टन का प्रोडक्शन होगा। इसमें कुछ जर्मन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो जर्मन टेक्नोलॉजी का नाम है वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लेट्स से कि अगर आप एडीआरई या अदर एग्जाम के लिए कर रहे हो जिसमें थोड़ा सा मेमोराइजेशन के ऊपर एम्फेसिस किया जाता है, शायद उसमें ये नाम आ सकता है, बट अदरवाइज फ्रॉम द लार्जर पर्सपेक्टिव ये नाम को याद रखना नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। ये प्रोडक्शन स्टार्ट होगा अराउंड 2028। अब इसके बेनिफिट क्या है, ये जो मैंने जो बताया, ये पॉलीप्रोपिलीन क्या है, इट्स अ एडवांस्ड प्लास्टिक। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज हर जगह होता है, रेंजिंग फ्रॉम से जो आपका फूड पैकेजिंग मटेरियल है जिसमें खाना पैक होता है, वहां से लेकर ऑटोमोबाइल पार्ट्स से लेकर जो आपके सर्जरी होती है, हार्ट सर्जरी मतलब आई विल नॉट टेक एनी स्पेसिफिक सर्जरी का नाम, बट जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे भी मेडिकल यूटिलिटेरियन डिवाइसेस यूज होते हैं, उस हर जगह पे उसका यूटिलाइजेशन होगा। ओके, सो इसका होगा कि इंडिया का ऑलमोस्ट करंटली इंडिया पॉलीप्रोपिलीन के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है, बाहर से मंगाता है, तो उससे इस पॉलीप्रोपिलीन प्रोजेक्ट जो एनआरएल में एस्टेब्लिश हो रहा है, उसके शुरू होने के बाद इंडिया का जो पॉलीप्रोपिलीन इंपोर्ट है वो दैट विल गेट रिड्यूस ऑलमोस्ट बाय 20% से वो रिड्यूस हो जाएगा। कितना पैसा बचेगा, $85 मिलियन, $85 मिलियन हर साल बचेंगे बिकॉज ऑफ दिस पॉलीप्रोपिलीन इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो 20% से रिड्यूस होने वाला है। ऑब्वियसली इसका उसी रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, कितना, 75 डेज मैन डेज पर ईयर, 75 मैन डेज पर ईयर, 75,000 दिन हर साल के काम जनरेट होगा। 75,000 साल अगर आप दिन के काउंट करते हो तो आप ऐसे समझिए कि कम से कम 1,000, 3,000, 4,000 लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख टन्स का CO2 एमिशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इससे रिड्यूस हो जाएगा। और ये फिर ऑब्वियसली जो हमारी बाकी के इंडस्ट्रीज है, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, स्पेस सेक्टर एक्सेट्रा, इसके ऊपर भी ये इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फर्दर। लेकिन ये पहला जो आर्टिकल है ना, इसमें काफी सारे इंटरकनेक्टेड चीजें भी साथ में ली गई है। फॉर एग्जाम्पल सर ने और एक कुछ प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए, उसमें एक है ब्रह्मपुत्रा के नीचे से, बीनीथ द वाटर्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा देयर इज गोइंग टू बी अ कनेक्टिंग ब्रिज, है ना, कनेक्टिंग टनल होने वाला है, नॉट ब्रिज, अंडर वाटर टनल होने वाला है। ये टनल है अंडर द ब्रह्मपुत्रा। मैं इसका मैप आपको अगले स्लाइड में दिखाता हूं। ये है नुमलीगढ़ से गोपुर तक का, ये कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इट विल एम्फसाइज, ऑब्वियसली अगर कोई भी बड़े डिस्टेंस को शॉर्टन कर देते हो आप तो उसका इम्पैक्ट होता है एजुकेशन के ऊपर, कनेक्टिविटी के ऊपर, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट से लेकर जो हेल्थ केयर, इसेंशियल, सबके ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है जब कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। इसको मैं आपको मैप में एक्सप्लेन करता हूँ। चलो मैं जस्ट पहले मैप में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ वो कहाँ पे। ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्रा है, गोपुर से लेकर यहां तक वो अंडर वाटर बिल्ड कर रहा है। ये जो है ना, ये अंडर वाटर टनल बिल्ड कर रहा है। ये टनल का फायदा कितना है, अभी मुझे अगर इस साइड से इस साइड आना है तो मुझे लगभग 6.5 घंटे लगता है ना, लगभग कुछ 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा 34 किलोमीटर्स पे, और जो 6.5 घंटे का टाइम है वो मुझे लगेगा सिर्फ 30 मिनट, आधे घंटे में ये क्रॉस करके नीचे से चला जाऊंगा, है ना। इट इज फर्स्ट एवर, इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज फर्स्ट एवर रोड टनल बीनीथ मेजर रिवर। 6.5 घंटे का डिस्टेंस 30 मिनट में कवर हो जाएगा, और 240 किलोमीटर लगभग 34 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट्स अ ह्यूज लीप टुवर्ड्स दी
bringing connectivity towards upper northern bank of the Brahmaputra to the southern, right bank to the left bank. इसके connectivity में ये major step है. तो इसको आप नोट, ये आपको मेंस में लिखने के लिए काम में आएगा, या प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है कि कहाँ पे इंडिया का फर्स्ट एवर रोड टनल बिनथ द मेजर रिवर कहाँ बन रहा है, वो यहाँ बन रहा है. देन एक छोटा सा मेंशन था नीम कॉरिडोर का, वो टेम्पररी नीम कॉरिडोर है, बट हम न्यूज में है तो हम इसको देख लेते हैं. नीम का क्या मतलब, नीम क्या है? नीम का पेड़ जो हम कई बार रास्तों पे देखते हैं, कई बार उनको हम नोटिस करते हैं, मेडिसिनल प्लांट है. सो ये कहाँ एस्टेब्लिश किया? जहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के जो एनआरएल के इनॉग्रेशन के लिए जहाँ जा रहे थे, उसके लिए नया हेलीपैड बनवाया था. तो नए हेलीपैड से एनआरएल तक पहुंचने के लिए बीच वाला जो रास्ता था, टू मार्क हिज प्रेजेंस, ये नीम कॉरिडोर को बनाया गया. ओके, ये जो नीम कॉरिडोर है वो इट्स अराउंड 2.6 किलोमीटर लॉन्ग, यही नुमलीगढ़ में ही बनाई है, लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा है. ठीक है, अब इसका वैल्यू एडिशन मतलब एपीएससी यूपीएससी के आंसर्स में क्या है कि यार ये नीम ट्री जो है वो मेडिसिनल प्लांट है, हार्डी प्लांट है, मतलब वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, मेडिसिनल है. इसके ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक इंपॉर्टेंस बहुत है. गांव के कल्चर में दातून से लेकर ब्रश से लेकर हर जगह इसका यूटिलाइजेशन हुआ है. रेंजिंग फ्रॉम मच्छरों को भगाने से लेकर जलाने से लेकर हर जगह पे इसका यूटिलाइजेशन होता है. ठीक है, सो सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग हैं जो फॉरेस्ट रेंजर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, तो आपके लिए तो ये बहुत कॉमन होगा. ये जो नीम का पेड़ है ना, फॉरेस्ट रेंजर के फॉरेस्ट्री के सिलेबस का हिस्सा है. नीम के पेड़ का साइंटिफिक नाम आपको याद रखना पड़ता है. साइंटिफिक नाम क्या है नीम के पेड़ का? दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, दे वुड नो. नीम के पेड़ का नाम है आजादी रचिता इंडिका. आजादी रचिता इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द नीम का पेड़. ठीक है, चलो लेट्स मूव फर्दर. ये मैंने आपको मैप दिखाया. अब ये है एक एमसीक्यू. प्लीज टेक 30 seconds to solve this MCQ. Please mention your answers in comment section. I'll discuss this question with you. Consider the following statement about recently inaugurated world's first second generation 2G bioethanol plant at Numligarh, Assam. It is designed to process bamboo to produce ethanol. Correct. Statement 1 is correct. So option B में statement 1 नहीं है, तो option B is eliminated. Now you are left with 3 options. It operates as a zero waste facility. Correct. Generating byproducts like biochar and green electricity. ये भी करेक्ट है. 25 मेगावाट का ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है ना, सो सेकंड भी करेक्ट है. सो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया. थर्ड इज इट विल रिड्यूस इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट बाय ओवर 2000 करोड़ एनुअली. यूपीएससी और एपीएससी यही नंबर में खिल जाता है. हम लोगों ने जस्ट देखा 2000 करोड़ नहीं है, कितना है यार? 220 से 200 to 220 करोड़. तो ये ऑप्शन इज रॉन्ग. अगर आप प्रीवाई क्यू एनालाइज करोगे तो यू विल सी कि ये सर्विस कमीशन जो है वो नंबर्स के यहाँ पे झोल कर देता है, यहाँ नंबर्स को मैनिपुलेट कर देता है. मोर ऑफन देन नॉट ये नंबर गलत दे देता है, और इसीलिए हमारा आंसर्स करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल. रिसेंटली मैं आपको क्विकली कंटेक्स्ट दे देता हूं. जो 2025 में नया एक्ट के बारे में डिस्कशन रहा और वो पास हुआ है पार्लियामेंट में. एक्ट का नाम है द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025. इट वाज पास बाय पार्लियामेंट अभी, मतलब अप्रैल 2025 में, कुछ महीनों पहले इसको पास किया गया था. बट उसके बारे में डिस्कशन इस आर्टिकल में किया गया. क्यों डिस्कशन हुआ है? क्योंकि ये पास तो हो गया था, लेकिन इसको ऑपरेशनलाइज, मतलब उसको
इम्प्लीमेंट रिसेंटली किया गया। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स MHA, इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, ऑपरेशनल कर दिया। व्हाट हैज इट डन? पहले बहुत सारे एक्ट थे, देवर मोर देन 3, 4, 5 एक्ट्स, अलग अलग लॉस थे जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग थे, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करते थे। किसी एक लॉ का एक क्लॉज किसी दूसरे लॉ के दूसरे क्लॉज के साथ कोइंसाइड करता था या कंफ्यूजन क्रिएट करता था, ओवरलैप करता था। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत से चीजें, बहुत से एक्शंस पेंडिंग रह जाते थे जब तक क्लैरिटी ना मिले कि कौन सा लॉ के किस क्लॉज को प्रायोरिटी देनी है ना। तो इस कंफ्यूजन को, इस लेथार्जी को एलिमिनेट करने के लिए जो पहले 4-5 एक्ट्स थे, जो लॉ थे, उनको एक तो निकाल दिया या मतलब रिपील कर दिया या कंसोलिडेट करके एक सिंगल लॉ में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कौन से थे जो पुराने थे, जिनको रिपील कर दिया गया, कंसोलिडेट कर लिया गया? एक है पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट ऑफ 1920, 1920 का एक्ट था, अब रिपील किया है लगभग 105 साल के बाद। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1939, अगेन अंग्रेजों के जमाने का एक्ट, दुनिया चेंज हो गई, सब चेंज हो गया, इनका भी चेंज होने का वक्त आ गया था। फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946, अगेन प्री इंडिपेंडेंस एक्ट। ये तीनों का तो तय ही था कि ये आउटडेटेड है, इनको कंसोलिडेट करना जरूरी या रिपील करना जरूरी है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इज इमिग्रेशन कैरियर्स लायबिलिटी एक्ट ऑफ 2000, इनको हटा दिया गया, रिपील कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया। इसके पीछे रैशनल क्या है, ये करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आपसे पहले बैकग्राउंड कंटेक्स्ट देते हुए, एक व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट, एक मल्टीप्लिसिटी एंड ओवरलैपिंग ऑफ लॉज। देन इट वाज फेल्ट कि इट इज नेसेसरी टू रेगुलेट द एंट्री, to regulate the exit, to regulate the visa, to regulate the registration, immigration and deportation of foreigners under one umbrella law। एक ही ओवर इनकम्पासिंग लॉ की जरूरत है कि जो सब कुछ एक ही लॉ के अंडर हो जाएगा, जिसमें लोगों का आना, उनका वापस जाना, उनका वीजा, उनका इमिग्रेशन और उनका डिपोर्टेशन, अगर कुछ इलीगली किया हुआ है तो उनका डिपोर्ट करना भी एक ही लॉ के अंदर आना चाहिए। दैट इज व्हाई one umbrella law was sought and that was delivered। जो कंटेम्पररी चैलेंजेस है उनको वो सूट करता है, द एक्ट सूट्स कंटेम्पररी चैलेंजेस। वो कंटेम्पररी चैलेंजेस क्या है? कंटेम्पररी चैलेंजेस, रिसेंट चैलेंजेस क्या है? एक तो है टेररिज्म का, दूसरा है इलीगल माइग्रेशन का, फिर है टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्वेलेंस। टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, आज भी हम ये लगा के, अगर बाइनोकुलर्स लगा के चेक करते रहे बॉर्डर पे कौन एंट्री कर रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है, या पुलिस स्टेशन पे डिपेंडेंट रहे कि किसने रजिस्टर किया था कि हम बाहर से आए, तो वो वर्कआउट नहीं होगा। हमारे पास डेटाबेस है, बायोमेट्रिक डेटा है, हमारे पास आधार का डेटा है, हमारे पास जितना इंफॉर्मेशन है कि उसको यूटिलाइज करके भी तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके सर्वेलेंस एस्टैब्लिश किया जा सकता है। बायोमेट्रिक ट्रैकिंग को यूटिलाइज करने का डिसीजन है। अब इस एक्ट के थोड़ा सा निटिग्रिटीज को हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुछ, ये जो नया एक्ट आया है उसके कुछ रूल्स है, इसके ऊपर एक MCQ बन सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, BOI, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को लीगली एम्पावर्ड कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को लीगली एम्पावर्ड किया गया। अभी तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से थोड़ा बहुत पावर दिया जाता था, लेकिन अब लीगली है। The source of their power lies in a law and not with the person sitting in some office, है ना। कोई एग्जीक्यूटिव कहीं बैठा हुआ है तो उनके पास इसकी ऑथोरिटी वहां से सोर्स नहीं है। नाउ द सोर्स इज फ्रॉम द लॉ। अब उनका काम में होगा कि भाई जो इमिग्रेशन फ्रॉड है उसको एग्जामिन करो, इमिग्रेशन का डेटाबेस को मेंटेन करो, फिर स्टेट फॉर जो अलग अलग स्टेट्स है उनके साथ कोऑर्डिनेट करो फॉर आइडेंटिफिकेशन, फॉर डिपोर्टेशन, फॉर रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट of foreigners। Second important dimension है biometric recordings of all foreigners। I repeat, of all foreigners, यहाँ पे लिखा है biometric recordings of all foreigners, और वो अब मैंडेटरी हो गया। अब पहले ऐसा था कि ये जो बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग्स जो है ना, वो सारे फॉरेनर्स के लिए नहीं था, कोई स्पेसिफिक लिस्ट बन जाती थी कि यार इनको इनके साथ ही वो करना है ना। तो एक पर्टिकुलर वीजा कैटेगरी हुआ करती थी, उन कैटेगरी से जो लोग आते थे उनका ही बायोमेट्रिक लिया जाता था, बट अब ऑल द फॉरेनर्स का बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगा। देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन,
जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे फॉरेनर स्टूडेंट्स आते हैं, इंडिया में काफी सारी यूनिवर्सिटीज में फॉरेनर्स पढ़ने के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके लिए भी कुछ रूल्स है। उनका रूल ये है कि मस्ट रिपोर्ट ऑल फॉरेन स्टूडेंट्स टू FRRO। जो इंस्टीट्यूट है दे नीड टू रिपोर्ट द डेटा ऑफ द फॉरेनर्स जो स्टूडेंट्स है उनकी यूनिवर्सिटी में, उनके इंस्टीट्यूशन में, टू FRRO। FRRO क्या है? FRRO स्टैंड्स फॉर फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। सिंपल है, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, उसमें सबको डिटेल्स मेंशन करना जरूरी है। जो सिविल अथॉरिटीज है, मतलब ये एग्जाम क्लियर करके आप जो बनने वाले हो, APS, ACS एक्सेट्रा, ये आप सिविल अथॉरिटी में गिने जाओगे। तो सिविल अथॉरिटी जो होगी उनके पास कुछ अथॉरिटीज दी गई, उनके कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कि अगर दे कैन शट डाउन कंप्लीटली, दे कैन शट डाउन द प्रीमाइसेस। जैसे कि कोई रिसोर्ट है, कोई क्लब है, जहां पे जो अनडिजायरेबल लोग है, जो नॉन अनवांटेड लोग है, ये ट्रिब्यूनल के अंडर अगर वो बार बार विजिट कर रहे, इफ दे आर विजिटिंग दोस प्रीमाइसेस अगेन, द ऑथोरिटीज विल हैव राइट टू शट इट डाउन, जिसमें इंक्लूडिंग इलीगल माइग्रेंट्स। अब इमिग्रेशन ऑफिसर भी होगा जो लीगली भेजा जाएगा, लीगली डिफाइंड है इमिग्रेशन ऑफिसर, जो यूजुअली इंटेलिजेंस ब्यूरो से आता है। MHA के अंडर इंटेलिजेंस ब्यूरो आता है ना, तो वहां से इमिग्रेशन ऑफिसर आता है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025, ठीक है। अब ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है, जिसके बारे में हम लोग काफी बार न्यूज़पेपर में पढ़ चुके, काफी बार न्यूज में सुन चुके हैं। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल क्या, एक से कोर्ट टाइप स्ट्रक्चर है, जिसमें मैजिस्ट्रेट होता है जो आपके फॉरेनर्स के इशू को डील करता है ना। सो दिस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल पहले सिर्फ असम में हुआ करता था, इट वाज अर्लियर यूनिक टू असम, बट नाउ इट इज कोडिफाइड विथ पावर्स ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, है ना। अब ये जो है ना फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है, नाउ इट कैन इशू द अरेस्ट वारंट्स। अगर कोई फॉरेनर ट्रिब्यूनल में कोई एब्सेंट है, उनको बार बार बुलाने के बाद भी नहीं आता है, तो उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी इशू किया जा सकता है उनको, या फिर डिटेंशन या होल्डिंग हाउसेस जो होल्डिंग सेंटर्स पे वहां पे भी भेजा जा सकता है। इसके नंबर ऑफ मेंबर जो है दैट हैव बीन कैप्ड एट 3, मतलब मैक्सिमम 3 नंबर हो सकते हैं फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स। ओके, ठीक है। सो लेट्स मूव क्विकली टू द नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ दिस आर्टिकल। बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जो है, जो इंडियन नेशनल बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं, स्पेशली BSF, Assam Rifle, Coast Guards. Now these forces are legally empowered. ये एक्ट इन फोर्सेस को लीगली एम्पावर्ड करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर एम्पावर्ड लीगली, लॉ ने उनको एम्पावर किया। इसके पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एम्पावर होते थे, ऊपर से ऑर्डर आता था किसी पॉलिटिकल लीडरशिप का, जो मतलब चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वाले एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, जो ऑर्डर देते थे। अब इनको ऑर्डर की जरूरत नहीं, दे विल बी लीगली एम्पावर्ड टू प्रिवेंट इलीगल एंट्री, कैप्चर बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स एंड पुश बैक माइग्रेंट्स। ठीक है, पहले ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होता था, अब लीगल हो चुका है ये एक्शन लेना। इन केस ऑफ असम, आपको पता ही है कि 19 लाख 1.9 मिलियन पीपल एप्लीकेंट जो थे, उसको 2019 में NRC में से एक्सक्लूड कर दिया गया था। जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है, दोज आर टू डिसाइड दिस क्लेम्स ऑफ एक्सक्लूडेड पर्सन। ठीक है, और ये जो NRC का जो फाइनल लिस्ट आना था अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, दैट इज टू बी पब्लिश्ड सून, तो वो हो जाएगा। अब इसमें ना एग्जेम्पशन दिया हुआ है, ये जो एग्जेम्पशन ऑर्डर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्ट पास हुआ है उसमें से किन लोगों को छोड़ा गया है, एग्जेम्पशन किन किन को दिया गया है, उसमें आते हैं नेपालीज, नेपाल के जो सिटीजन्स है, जो भूतनीज है, भूटान के जो लोग है, और जो तिबेटियंस है। ये तीनों को इन तीनों की कैटेगरी पहले से ही मौजूद थी। इनके ऊपर ये एक्ट या ये ऑर्डर इनिशियल टाइम से ही हिस्टोरिकली इनके ऊपर अप्लाई नहीं था। अब कुछ लोग और ऐड कर दिए गए, स्पेशली CAA के बाद में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद में,
वो लोग कौन है ये यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूंगा, बट उसके पहले जो श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज है जिन्होंने इंडिया में शेल्टर लिया है, द श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज हु हैव टेकन शेल्टर इन इंडिया up to Jan 9 2015 are exempted from passport and visa requirement but not eligible for LTVs, but are not eligible for LTVs और citizenship. LTV का मतलब होता है लॉन्ग टर्म वीजा, जो लॉन्ग टर्म वीजा के लिए वो ना एलिजिबल है ना सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है, बस उनसे पासपोर्ट और वीजा के रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया. अदर देन दो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज, हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, ये 6 माइनॉरिटीज कम्युनिटीज जो है फ्रॉम अफगानिस्तान, फ्रॉम बांग्लादेश एंड फ्रॉम पाकिस्तान, जो 31 दिसंबर 2024 31 दिसंबर 2014 के पहले इंडिया में आए, उनके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे. ठीक है. एंड दीज पीपल, ये 6 माइनॉरिटीज पीपल आर एलिजिबल फॉर लॉन्ग टर्म वीजास. लॉन्ग टर्म वीजा इनको मिल सकता है, और ये लॉन्ग टर्म वीजा जो होता है दैट इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. ओके, सो लेट्स क्विकली गो थ्रू द एमसीक्यू. ये एमसीक्यू बहुत सिंपल है, आपको ये इमीडिएटली आ जाएगा क्योंकि आपको बस एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करना है. जस्ट टेक अ लुक एट द क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू आंसर. With reference to Immigration and Foreigners Act 2025, consider the following statement. The Act repealed the Passport Entry into India Act of 1920 and the Foreigners Act of 1946. Correct. So statement 1 is correct. So option B is eliminated. It legally empowers Bureau of Immigration to examine immigration fraud and maintain the national database. Correct. Second statement भी correct है, तो C is eliminated. The act exempts all Sri Lankan Tamil. All ये कहाँ से आ गया भाई? Not all Sri Lankans, not all Sri Lankan Tamils. No, it exempts only those who have come till 2015. उसके बाद अगर कोई आया है तो नहीं है, है ना? So statement 3 is wrong. Answer is A. Not all, ये extreme statement है. Usually all, none, etc. जो extreme statement होते हैं वो wrong होते हैं. यहाँ पे all नहीं है, एक पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है 2015 का, उसके पहले वाले. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल क्विकली. प्रिवेंटिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज. अब इमर्जिंग इकोनॉमीज कौन होते हैं? इमर्जिंग इकोनॉमीज होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज थे और वो बहुत तेजी से बढ़ रहे, जैसे कि ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये इमर्जिंग इकोनॉमीज में काउंट होता है. ठीक है. अब आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट री इन्वेंटिंग इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, रिविजिट करना. इकोनॉमिक्स का पेपर से है ये, आईआर और जीएस3 को कवर करता है. इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तो फटाफट इसको कवर कर लेंगे कि ये आर्टिकल क्या बात कर रहा है. कि जो करंट सिचुएशन है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, मिडिल ईस्ट में टर्मोइल चल रहा है, अमेरिका चाइना, अमेरिका इंडिया, अमेरिका ब्राजील, अमेरिका कनाडा, अमेरिका ईयू, इन सब के बीच में एक टैरिफ वॉर चल रहा है. अनस्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस है, अनस्टेबल इकोनॉमिक फ्यूचर दिखाई दे रहा है. ऐसे सिचुएशन में जब इतना ज्यादा टर्मोइल चल रहा हो, तो इमर्जिंग इकोनॉमी जो है लाइक इंडियन इकोनॉमी, ऐसे सिचुएशन में इंडियन इकोनॉमीज एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज किस तरह डील किया जाए, इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन करता है. जो ग्लोबल शॉक्स मिले रिसेंटली, जो अभी हमने डिस्कस किया, ग्लोबल शॉक्स जो है, जैसे पैंडेमिक था, यूक्रेन वॉर, यूएस चाइना राइवलरी एक्सेट्रा, इसके इन्होंने क्या किया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना, दोज रिस्क बीइंग कैजुअलिटीज ऑफ दिस ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेट. ग्लोबली इकोनॉमिकली रिसेट हो रहा है, फिर से सब टर्मोइल होकर रीसेट किया जा रहा है. तो उस चक्कर में जो emerging economies, they are at the risk of losing in this particular conflict. So it is high time कि ये जो shocks है, that can act as an opportunity. They can act as an opportunity to rebuild, invent, renegotiate your principles, your fundamentals
and realign your economies with your national interest. इस आर्टिकल के की टेकअवेज है, दिस द आर्टिकल is giving us certain key takeaways. वो है एक फर्स्ट इज ग्लोबल हेडविंड्स, जो यूएस है राइजिंग. अभी हेडविंड्स का मतलब एक चल क्या रहा है दुनिया में, इसके बारे में थोड़ा सा अंदाजा मिलेगा हमें. जो यूएस है ना, यूएस ने जो अपने इंटरेस्ट रेट्स है उसको बढ़ा दिया है. अब इंटरेस्ट रेट अगर यूएस के लोकल बैंक में, जो फेडरल बैंक है, वो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहां पे अगर उनको पहले 3% इंटरेस्ट रेट मिलता था, लेट्स से मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 3% इंटरेस्ट रेट मिलता था, तो वहां पे वो 5% अगर आप कर देते, तो जो वहां से पैसा इंडिया में आता था, क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट हाई है, तो इतना दूर क्यों भेजेंगे, अगर उनको वहीं पे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो वहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे, है ना. तो जब इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, वहां के फेडरल रिजर्व फेड जो है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इंडिया में आने वाला जो कैपिटल फ्लो है वो रुक जाता है, या फिर जो इंडिया में कैपिटल इन्वेस्टेड है वो वापस जाता है यूएसए में, क्योंकि उनको वहीं पे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है. सो दिस राइजिंग यूएस इंटरेस्ट रेट्स एंड मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी जो यूएस अभी फॉलो कर रहा है, दिस इमर्जिंग मार्केट्स में जो कैपिटल था दैट इज गोइंग आउटसाइड. इंडिया का आया हुआ, ब्राजील में आया हुआ कैपिटल, इट्स रनिंग अगेन बैक टू द यूएसए, क्योंकि उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया. देन प्रोटेक्शनिज्म है, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन है, ये जरूरी हो गया है बिकॉज ऑफ द यूएस चाइना डीकपलिंग. जो कमोडिटी है उसकी प्राइस वॉलेटिलिटी हाई हो गई है पोस्ट पैंडेमिक एंड यूक्रेन वॉर. जो कमोडिटीज होते हैं, जो कमोडिटीज आर द गुड्स दैट आर इंटीग्रल टू योर कंजम्पशन, इंटीग्रल टू योर एग्जिस्टेंस, इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमीज की वो इंटीग्रल पार्ट होता है. वो कमोडिटीज जो है वो पूरी तरीके से उनके प्राइस वोलेटाइल हो गए बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस दैट वी जस्ट डिस्कस्ड. इमर्जिंग इकोनॉमिक्स की, इमर्जिंग मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ है, एक लाइक वी सेड कैपिटल फ्लाइट, कैपिटल वापस जा रहा है. इसका इंपैक्ट किस पे होता है, व्हेनेवर द कैपिटल, आप अगर इंडिया से इन्वेस्टेड पैसा वापस जाएगा तो इसका इंपैक्ट किसके ऊपर, जो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके ऊपर होगा, रुपी के वैल्यू के ऊपर होगा. मतलब जो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स की बात हो रही है तो लेट्स से कि ब्राजील की करेंसी है उसके ऊपर इंपैक्ट होगा, इंडिया की करेंसी के ऊपर इंपैक्ट होगा. जिस भी इमर्जिंग मार्केट से पैसा वापस जा रहा है उसके फॉरेक्स रिजर्व और पैसों जो उनकी लोकल करेंसी है उसके डिवैल्यूएशन होगा. जो लोकल लोग है वो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके पास से अगर कैपिटल वापस जा रहा है यूएस में या किसी भी और डेवलप कंट्री में, तो उनके लिए जो बोरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कैपिटल है वो कैपिटल क्रंच को एक्सपीरियंस करेगी इकोनॉमी, और वो फिस्कल कंस्ट्रेंट डेवलप कर देगा. अब इसमें रास्ता क्या निकलता है, रास्ता क्या है इसमें कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी, नॉट जस्ट इंडिया बट ऑल जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनको अपने इकोनॉमीज को रीअलाइन करना होगा टुवर्ड्स द सेक्टर दैट आर मोर बेनिफिशियल. फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ये आर्टिकल कह रहा है कि इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट जो है, दोज मस्ट बिल्ड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम. लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बनाना बहुत ज्यादा नेसेसिटी है. इंडिया इज सर्विस सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी, बट नाउ इंडिया हैज टू बिल्ड इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इक्वली, I mean as capable of as its service sector is. Currently I'll give you example. इंडिया में जो है ना, इंडिया का जो शेयर ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ 3% है. ग्लोबल में जितना मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका सिर्फ 3% इंडिया में होता है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग 3% का कोई कंटेक्स्ट नहीं पता चल रहा है ना कि कहाँ है, मतलब कैसे समझ में कैसे आएगा. लेट्स कंपेयर इट. चाइना में इट इज 27%, 28% टू बी 27.6% समथिंग है. मतलब रफली वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग का 28% चाइना में अकेले में होता है. यूएसए में वर्ल्ड का 17% होता है. जापान, जर्मनी दोनों में 5.1 होता है. अब उसको कंपेयर करिए इंडिया के साथ में. जापान, जर्मनी एंड यूएसए आर डेवलप कंट्रीज. चाइना इज एज गुड एज डेवलप कंट्री, लेकिन चाइना हमारा डायरेक्ट राइवल है. अगर इंडिया में सिर्फ 3% ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है, वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% है, वेयर चाइना इज कंट्रीब्यूटिंग 28%. मतलब इंडिया से लगभग 10 गुना ज्यादा वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सो
we have to realign our economic direction towards manufacturing is what this article is saying. इंडिया का सिर्फ 3%, आई एम saying that data again. China 28%, USA 17%, Japan, Germany 5.1% each, और इंडिया सिर्फ 3%. India's manufacturing contribution to the global supply chain. What can be the lessons from China's growth model? एक जो ऐसा ही शॉक का, जैसे आज शॉक से वैसे ही कुछ शॉक आज से 25 साल पहले 30 साल पहले आए थे, उस शॉक को चाइना ने एज अ अपॉर्चुनिटी यूज किया. चाइना ने उस शॉक में प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन अलाइनमेंट बढ़ा लिए. चाइना के टाइम पे क्या था, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था, WTO एक्सेशन था, ग्लोबलाइजेशन का बूम आया था, तो इसका फायदा उन्होंने उठाया. उन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स को एम्ब्रेस किया. दैट इज व्हाई दे कुड डिलीवर द वे दे हैव डिलीवर्ड. और आज की हालत ये है कि दे आर कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना. वर्ल्ड की फैक्ट्री किसे कहता है, इनको. 200 साल पहले वो यूरोप हुआ करता था, अब वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में वो अमेरिका हुआ करता था, अब किसे कहते हैं, अब कहा जाता है चाइना को. सो इंडिया और अदर इमर्जिंग मार्केट जो है, दे शुड लर्न फ्रॉम चाइना, दे शुड लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, दे शुड लर्न हाउ टू कन्वर्ट दिस शॉक्स इनटू अपॉर्चुनिटी. Let's try and solve this MCQ. Consider the following statement about the challenges faced by emerging markets. देखिए, statement 1 is rising interest rate. Statement 1 is rising interest rates in advanced economies usually cause capital inflows into emerging markets. क्या बुद्धू है, अभी डिस्कस किया ना कि जब डेवलपिंग कंट्रीज का अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो कैपिटल बाहर जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज में कैपिटल आता नहीं है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो अगर स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग तो बाय टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन सी गॉन, डी गॉन, ए गॉन, ओनली करेक्ट ऑप्शन इज बी. यू डोंट इवन नीड टू रीड नेक्स्ट टू स्टेटमेंट, बट फिर भी पढ़ लेते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट सेज प्रोटेक्शनिज्म एंड सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन पोज रिस्क टू एक्सपोर्ट डिपेंडेंट EM. करेक्ट. India's share of global manufacturing currently stands below 5%. Correct, क्योंकि ये 3% है, तो it is below 5%. So statement 3 is correct. So option B is the answer. ये स्कारबोरो शोल है, ये quickly we'll go through it. स्कारबोरो शोल क्या है, स्कारबोरो शोल क्या होता है, पहले तो कोरल आइलैंड्स, कोरल आइलैंड्स का बना हुआ एक छोटे छोटे आइलैंड्स का एक चेन ऑफ जोग्राफिकली एनवायरमेंटली फ्रेजाइल चेन होती है, जो उसे शोल कहा जाता है. अटॉल होते हैं वो कोरल्स के बने हुए. ये क्या है, ये स्कारबोरो शोल जो है वो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी का हिस्सा है. that has been disputed amongst Philippines and China and Vietnam and whole lot of countries. ठीक है, तो हम इसमें quickly will go through quickly. Context क्या है कि Philippines has opposed China's reported plans to establish permanent structure at Scarborough Shoal in its South China Sea. ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे वियतनाम है, कंबोडिया है, फिलीपींस है और यहाँ पे चाइना है ना. शारबोरो शोल यहाँ पे है, विच इज नियर द फिलीपींस. फिलीपींस के पास में ये वाला जो रीजन है ना, ये है स्कारबोरो आइलैंड. मजे वाली बात ये कि 2012 तक, 2012 तक, आज से लगभग 12 साल पहले तक इसके ऊपर फिलीपींस था, फिलीपींस के कंट्रोल में था. लेकिन 2012 में चाइना ने उनको भगा दिया वहां से और अभी ये चाइना के कंट्रोल में. लीगली इसके ऊपर सोवरेन राइट्स किसी के एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, बट 2012 में चाइना ने इनको भगा दिया था. तभी से, उसके पहले से कॉन्फ्लिक्ट रीजन था, उसके बाद से और ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन हो गया. व्हाट एग्जैक्टली चाइना इज प्लानिंग टू अटेम्प्ट, चाइना वहां पे एक काइंड ऑफ प्रिजर्व नेचुरल रिजर्व को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है. बट चाइना का कहना और चाइना का करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है. इनके भरोसे नहीं रहा जा सकता कि ये क्या कहते हैं और क्या करते हैं. ठीक है, तो बताते हैं नेशनल रिजर्व करेंगे, लेकिन अंदर मिलिटराइजेशन कर देते. तो दे आर पीपल लाइक वी कैन नॉट टेक देयर वर्ड
as authority or believable. उस शोल का जोग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है. व्हाई? बिकॉज इट इज लोकेटेड इन साउथ चाइना सी, जो ग्लोबल ट्रेड रूट के क्रूशियल ग्लोबल ट्रेड रूट के सामने आता है. एक लुजॉन स्टेट है, मैप के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो इसको आप यूज कर सकते हो. इट्स अ की मैरीटाइम गेटवे बिटवीन पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी. पैसिफिक और साउथ चाइना सी को कनेक्टिंग रूट जो है उसके ऊपर ये बैठा हुआ है. अब इट हैज पोटेंशियल एनर्जी सोर्स. ऑब्वियसली शोल है तो फिशिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, एनर्जी पोटेंशियल ज्यादा होगा. इसके अलावा चाइना का है ना एक मैलिशियस इंटेंट हमेशा से रहा है. इसके पहले भी वो बहुत सारे आइलैंड्स बनाते रहा है, उनको मिलिटराइज करता रहा है, उसको उसमें रडार से स्टैब्लिश करता रहा है, ये सब करता रहा है. सो ये जो इसके आसपास अराउंड 2,500 से 3,000 क्यूबिक मीटर का एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है जिसको वेपनाइज करेगा, ये मिलिटराइज करेगा रडार एंड मिसाइल इंस्टॉलेशन के साथ में. ठीक है, तो बताने के लिए ये तो है कि वो नेशनल रिजर्व को एस्टेब्लिश कर रहा है, लेकिन मिलिटराइजेशन उसका पर्पस भी हो सकता है. यू कैन नॉट टेक चाइनीज वर्ड फॉर ग्रांटेड. ऑलराइट, सो इसमें कंपेटिंग क्लेम्स भी है, मीनिंग फिलीपाइंस इज क्लेमिंग समथिंग, चाइना इज क्लेमिंग समथिंग, other regional states like Vietnam are claiming, Taiwan is claiming, in that overlapping areas. एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन जिसे कहा जाता है, जो समुद्र के अंदर देखा जाता है वो. अब इससे प्रॉब्लम ये है कि अगर उसने मिलिटराइज कर दिया अंडर द डिसगाइज ऑफ से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अगर उसके नाम पे उन्होंने चाइना ने उसको मिलिटराइज कर दिया तो वो इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में टेंशन बढ़ा देता है, एस्केलेट कर देता है. ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को थ्रेट है. यूएन क्लॉज जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, जिसके हिसाब से सी का मूवमेंट रेगुलेट होना चाहिए, उसको भी टेंशन में दे देता है, उसके ऊपर भी स्ट्रेस बिल्डअप कर देता है. एंड इवेंचुअली इट कैन हैव लार्जर इम्पैक्ट ऑन यूएस चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है. इट कैन डीपन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड चाइना एंड subsequently impacting the peace of the region, impacting the navigation, impacting the trade routes and energy security. So let's quickly go through the MCQ. Consider the following statements regarding Scarborough Shoal. It is located in the South China Sea, about 220 km west of Philippine coast. Yes. The permanent court of arbitration upheld China's sovereignty over shoal. Wrong. Second statement is wrong. Option is B. So, thank you so much for joining us today, and we shall continue discussing important newspaper articles with you on every single day basis. Before I sign off, we have some interesting announcement. हम लोग we are coming up with a plan जिसमें आपका प्रीलिम्स को क्लियर करना, ये पीएससी हो या यूपीएससी हो, अब जिस स्ट्रैटेजी से कर रहे हो, जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, उससे वो काफी ज्यादा इजी हो जाए. एक स्ट्रैटेजी एंड उसका एग्जीक्यूशन प्लान हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं. वी विल once we have solidified it, we would share that with you, and then you will realize कि शायद प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए, इतना भी डिफिकल्ट ना रहे जितना आपका परसेप्शन है. So for that, stay tuned. Thank you.